इतिहास की छाया में कुछ अध्याय इतने अंधेरे होते हैं कि उनका नाम मात्र ही लोगों के भीतर गहरी दहशत और पीड़ा जगा देता है। 20वीं सदी के भयावह इतिहास महाकाव्य में नाजी एकाग्रता शिविर निस्संदेह सबसे रोते खड़े कर देने वाले अध्यायों में से एक है। ये मानव निर्मित नरक ने सिर्फ लाखों लोगों की जान ले गए, बल्कि मानव गरिमा और नैतिकता की अंतिम सीमा को भी बेरहमी से रौंद डाला। और नंबर एक तो सचमुच इंसानी दुनिया का नरक कहा जा सकता है, युद्ध में मरने से भी 10,000 गुना ज्यादा भयावह। माउथहाउजन एकाग्रत शिविर में एक ऐसा मौत का कारखाना था जहां गैस चेंबर तो नहीं था, लेकिन निराशा और मृत्यु हर जगह थी। यही था माउथहाउजन का पत्थर खान क्षेत्र। 1938 में इस खान को जर्मन स्टोन एंड अर्थवर्क्स कंपनी ने नाजी एसएस के नेतृत्व में स्थापित किया था। कंपनी का उद्देश्य साफ था, एकाग्रत शिविर के कैदियों की मजदूरी का इस्तेमाल करके हिटलर की भव्य शहर निर्माण योजना के लिए निर्माण सामग्री जुटाना और साथ ही आर्थिक लाभ कमाना। इस खान का मुख्य काम ग्रेनाइट निकालना था। 1920 तक माउथहाउजन और उसके पास स्थित गूसन खानों में बंद कैदियों की कुल संख्या 3,300 से भी अधिक पहुंच चुकी थी। उन्हें हर दिन भीषण मौसम में काम कराया जाता था, दिन रात बिना रुके, बिना किसी आराम के। माउथहाउजन की इस खान में 200 सीढ़ियों वाली एक खड़ी और खतरनाक सीढ़ी थी, जिसे स्वर्ग की सीढ़ियां कहा जाता था। कैदियों को मजबूर किया जाता था कि वे हर दिन कम से कम 25 किलोग्राम वजन के ग्रेनाइट पत्थर उठाकर इन्हीं सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ते रहें। ये सिर्फ मजदूरी नहीं थी, ये जानबूझकर इंसानी जीवन को घिस-घिस कर खत्म करने की एक क्रूर युद्ध रणनीति थी। सीढ़ियां संकरी और फिसला भरी थी। जब कैदी ठक कर गिरते तो उनके कांधों पर लड़े पत्थर पीछे चल रहे कैदियों पर गिरते और देखते ही देखते मौत की एक पूरी श्रृंखला बन जाती। नाज़ी सैनिक कई बार कैदियों को दौड़ लगवाते, ये देखने के लिए कि कौन सबसे तेज सीढ़ियों के ऊपर पहुंच सकता है, और जो किसी तरह ऊपर पहुंच भी जाते, उन बचे हुए लोगों को अक्सर खान की चट्टन से कूदने पर मजबूर किया जाता। नाज़ी मजाक उड़ाते हुए इसे पैराट्रूपर ट्रेनिंग यानी छत्री सैनिक प्रशिक्षण कहते थे। नाज़ी एकाग्रत शिविरों की पूरी व्यवस्था में ग्रॉस रोजन को अत्यंत कठोर श्रम शिविर कहा जाता था। शुरुआत में यह सिर्फ सक्सेनहाउजन एकाग्रत शिविर का एक उपशिविर था, लेकिन 1940 की गर्मियों में नाज़ी एसएस के अधीन जर्मन अर्थ एंड स्टोन वर्क्स कंपनी ने यहां मौजूद समृद्ध पत्थर खनिज संसाधनों पर नजर डली। इसके बाद ये शिविर एक साधारण खान से बहुत तेज गति से बढ़कर एक जीवित इंसानों का नर्क बन गया। यहां बंद कैदियों में सबसे भयावह समूह वे राजनीतिक कैदी थे, जिन्हें नाइट एंड फॉग कहा जाता था। नाज़ी उन्हें सबसे खतरनाक प्रतिरोधक मानते थे। अक्सर उन्हें आधी रात को बिना आवाज किए उठा लिया जाता और फिर वे यूं गायब हो जाते जैसे कभी थे ही नहीं। ऐसे कैदियों की औसत जीवन प्रत्याशा अक्सर 2 महीनों से भी कम होती थी। 1934 में अपने चरम पर इस शिविर में कैदियों की संख्या एक समय 6-7 हजार से भी अधिक पहुंच गई थी, जो पूरे नाज़ी एकाग्रत शिविर तंत्र के कुल कैदियों का लगभग 11% था। 1940 के बाद युद्ध की स्थिति बदलने लगी और नाज़ियों को एहसास हुआ कि जर्मनी की युद्ध मशीन को चलाए रखने के लिए उन्हें और अधिक श्रम शक्ति चाहिए। ग्रॉस रोजन के कैदियों को बड़े पैमाने पर जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक दिग्गजों की उत्पादन लाइनों में झोंक दिया गया, जिनमें सीमेंस, क्रुप, डैमलर बेंज जैसी कंपनीज भी शामिल थीं। उस समय भले ही कैदियों को श्रमिक माना गया, लेकिन असलियत ये थी कि श्रम और यातना के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं था। 1945 के फरवरी में जब सोवियत रेड आर्मी ने ग्रॉस रोजन को मुक्त कराया, तो उनके सामने जो दृश्य था वह इंसानियत को झांक छोड़ देने वाला था। हड्डियों का ढांचा बन चुके, मौत के करीब पड़े जीवित बच्चे लोग। उनके शरीर पूरी तरह निचोड़ दिए गए थे
और उनका मानसिक संतुलन लगभग टूट चुका था। इस शिविर की त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जब सत्ता पर कोई नियंत्रण न रहे और इंसानियत पूरी तरह विकृत हो जाए, तो सभ्यता का दीपक भी अत्याचार की काली रात में बुझ सकता है। गूसे पहला शिविर और दूसरा शिविर इतिहास के सबसे भयावह एकाग्रता शिविरों में से एक माने जाते हैं। 1940 में इसे माउथहाउजन एकाग्रता शिविर की एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया। बाहर से ये एक पत्थर की खान जैसा दिखता था, लेकिन असल में ये इंसानी जिंदगियां घीस घीस कर खत्म करने वाला नर्क था। यहाँ कैदियों की अनुमानित जीवन प्रत्याशा सिर्फ 6 महीने थी। गूसे शिविर में शुरुआत में जिन कैदियों को रखा गया वे मुख्यतः ये थे: पोलैंड के बुद्धिजीवी, राजनीतिक विरोधी, स्पेनिश गृहयुद्ध के पूर्व सैनिक, सोवियत युद्धबंदी, यहूदी और इटालियन विरोधी फैशिस्ट। सिर्फ 1 साल के भीतर गूसे के कैदियों की संख्या 800 से बढ़कर 4000 तक पहुंच गई। यहाँ की सबसे कुख्यात यातना को तथाकथित स्वर्ग स्नान कहा जाता था। पहरेदार कमजोर कैदियों को जबरान स्नानघर में ले जाते और उन पर तेज दबाव वाली बर्फ जैसी ठंडी पानी की धार लगातार मारते रहते, जब तक कैदी शरीर का तापमान गिरने से मर न जाए। ये यातना आधे घंटे तक या उससे भी अधिक समय तक चल सकती थी। 1993 में गूसे शिविर की भूमिका श्रम शिविर से बदलकर हथियार उत्पादन केंद्र बन गई, खासतौर पर मेसरश्मिट कंपनी के लिए में 200 बच्ची जेट लड़ाकू विमान के धड़ का निर्माण करने हेतु। इसके लिए नाजियों ने गूसे के नीचे विशाल भूमिगत क्रिस्टल गुफा कारखाना बनाया। कैदियों को संकरी नाम बिना वेंटिलेशन वाली भूमिगत फैक्ट्री में जहरीली गैस और धुएं के बीच दिन रात काम करना पड़ता था और उन्हें अत्यधिक गर्मी व हानिकारक रसायनों के हमले को सहना पड़ता था। युद्ध समाप्त होने तक इस कारखाने में लगभग 1000 विमान धड़ तैयार किए जा चुके थे। 1950 के मई में मित्र देशों की सेनाओं के पहुंचने के साथ गूसे को अंततः मुक्त कराया गया। अपूर्णा आंकड़ों के अनुसार गूसे एकाग्रता शिविर में कुल मौतों की संख्या 70 लाख से अधिक थी। लेकिन दुखद बात ये रही कि गूसे के कई जल्लाद और एसएस पहरेदार न्याय की सजा से बच निकले, जिससे अनेक पीड़ित परिवारों को वह न्याय कभी नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। इतिहास के ढूंढलाके में चेक गणराज्य में स्थित स्कोडा फैक्ट्री नाजी युद्ध मशीन की एक बेहद अहम कड़ी थी। 1859 में स्थापित ये स्कोडा फैक्ट्री एक छोटे से ढलाई कारखाने से बढ़ते बढ़ते ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की सबसे बड़ी हथियार निर्माण कंपनी बन गई। 1930 में जब नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, तो स्कोडा फैक्ट्री को तेज गति से नाजी सैन्य औद्योगिक प्रणाली में शामिल कर लिया गया। नाजी शासन के दौरान स्कोडा फैक्ट्री एक विशाल युद्ध मशीन में बदल गई, जहां हर दिन बड़ी मात्रा में बंदूकें, टैंक और गोला बारूद तैयार किया जाता था। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में अधिकांश जबरान काम कराए गए कैदी या युद्धबंदी थे। युद्ध के दौरान फैक्ट्री के कर्मचारियों की कुल संख्या एक समय 25,000 तक पहुंच गई थी। इतिहासकारों के शोध के अनुसार स्कोडा फैक्ट्री द्वारा बनाए गए हथियारों ने सीधे तौर पर हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की मौत का कारण बना। कुमर्सडॉर्फ नाजी जर्मनी का सबसे बड़ा हथियार अनुसंधान और विकास केंद्र था। 3200 हेक्टेयर में फैला ये सैन्य अड्डा 160 से अधिक ऐतिहासिक इमारतों से बना था। बैरक से लेकर टेस्ट प्लेटफॉर्म तक, बंकर से लेकर फायरिंग रेंज तक, ये जगह मनो एक विशाल अंधेरी प्रयोगशाला जैसी थी। इस स्थल का इतिहास 1870 के दशक तक जाता है, जब प्रशा साम्राज्य ने यहां तोपों का परीक्षण मैदान स्थापित किया था। 1930 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद कुमर्सडॉर्फ ने अपना स्वर्ण युग देखा। प्रसिद्ध रॉकेट विशेषज्ञ वर्नर फॉन ब्राउन ने
यहीं शुरुआती तरल ईंधन रॉकेट इंजन A1 और A2 विकसित किए, जिसने बाद में V2 रॉकेट की नींव रखी। हिटलर की हथियारों के प्रति दीवानगी ने कुमर्सडॉर्फ को नाजी हथियार अनुसंधान और विकास का केंद्र बना दिया, जहां अनगिनत नए हथियार विकसित किए गए और उनका परीक्षण किया गया। ये जगह सिर्फ टेक्निक का परीक्षण स्थल नहीं थी, बल्कि नाजी अपराधों की एक महत्वपूर्ण गवाही भी थी। आज कुमर्सडॉर्फ के अवशेषों को एक ऐतिहासिक टेक्निकल संग्रहालय में बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ बचे हुए गोला बारूद और रासायनिक पदार्थ आज भी इस भूमि पर कदम रखने वाले हर व्यक्ति के लिए खतरा बने हुए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ घूमने से पहले एक अस्वीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बेल्जियम के शांत ग्रामीण इलाके में एक खामोश और सिहरन पैदा करने वाला एक किला खड़ा है, ब्रेनडोंग किला। ये किला मूल रूप से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन 1940 में नाज़ी द्वारा बेल्जियम पर कब्जा करने के बाद इसे यहूदियों, प्रतिरोध सेनानियों और राजनीतिक कैदियों को दंड देने के लिए एक नरक के दुर्ग में बदल दिया गया। पारंपरिक कंसंट्रेशन कैंप से इसका सबसे बड़ा फर्क ये था कि यहाँ बड़े खुले बैरक्स नहीं थे। कैदियों को तंग छोटे सेल में बंद किया जाता था और कैदियों की संख्या भी कम रहती थी, अधिकतम लगभग 600। इसी वजह से पहरेदारों के पास अधिक समय और ऊर्जा होती थी ताकि वे और भी जटिल अमानवीय यातनाएं कर सकें। इसलिए यहाँ पूछताछ को और कठोर बनाने के लिए विशेष दंड कक्ष बनाए गए। इस जगह कैदियों को तरह तरह की अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ती थी, जैसे उन्हें खंभों से बंद कर अपमानित करना और पीटना, रस्सियों से लटकाकर लंबे समय तक घुटन की हालत में रखना, बारिश में भारी पत्थर धुलवाना और कीचड़ में लंबे समय तक पेट के बाल रेंगने जैसी मुद्रा में पड़े रहने के लिए मजबूर करना। आंकड़ों के अनुसार ब्रेनडोंग किले में लगभग 176 लोगों को गोली मारकर स्लैश सजा देकर मौत के घाट उतारा गया। 30 लोगों को फांसी दी गई और 54 लोग भूख, बीमारी या अपमानजनक अत्याचारों के कारण मारे गए। जो लोग यहाँ पीड़ित हुए, उनके लिए ब्रेनडोंग कोई साधारण कंसंट्रेशन कैंप नहीं था। ये एक ऐसा नरक था जिसे जानबूझकर बेहद क्रूरता से डिजाइन किया गया था। आज ये ठंडा और डरावना किला एक स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया है। हर एक सेल, हर सुरंग, हर पूछताछ कक्ष यहाँ घटे उन भयावह हादसों की कहानी सुना रहा है। विडंबना ये है कि ब्रेनडोंग शुरुआत में एक रक्षा किला था और उसी की मजबूत बनावट ने इसे यूरोप में सबसे अच्छी तरह संरक्षित नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप्स में से एक बना दिया। जर्मनी के हर्स पर्वतीय क्षेत्र की एक छुपी हुई खदान में एक ऐसा भूमिगत कंसंट्रेशन कैंप मौजूद था जो रोंगटे खड़े कर देता है। मिटल फैक्ट्री सिर्फ V2 रॉकेट का उत्पादन केंद्र नहीं थी, ये अनगिनत कैदियों के लिए एक जीवित नरक बन चुकी थी। जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के प्रमुख शहरों और औद्योगिक इलाकों पर लगातार बमबारी शुरू की, तब हिटलर को ऐसे चमत्कारी हथियार की सख्त जरूरत थी जो युद्ध का रुख पलट सके। V2 रॉकेट मानव इतिहास की पहली ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल थी जो वायुमंडल से बाहर तक जा सकती थी और इसकी गति इतनी तेज थी कि इसे रोक पाना लगभग असंभव माना जाता था। इसी वजह से, ताकि बमबारी के कारण मिसाइल उत्पादन लाइन न रुके, नाज़ीज ने उत्पादन को इस परित्यक्त खदान के भीतर स्थानांतरित कर दिया। यहाँ के कैदी मुख्यतः फ्रांस, बेल्जियम, सोवियत यूनियन और पोलैंड से लाए गए थे। उन्हें नाम, ठंडी, जहरीली गैस और धूल से भरी भूमिगत सुरंगों में दिन रात काम करने के लिए मजबूर किया गया। रोज उन्हें सिर्फ पतला सा सूप और थोड़ा सा काला ब्रेड मिलता था। आराम का समय भी बस इतना होता कि वे किसी कच्ची जमीन पर थोड़ी देर के लिए लेट सकें, जिसे स्लीपिंग टनल कहा जाता था। वो असल में आराम की जगह नहीं थी,
बल्कि वो जगह थी जहां वे बस कुछ समय के लिए बेहोशी जैसी हालत में चले जाते थे। इतिहास के रिकॉर्ड के अनुसार 1993 से 1950 के बीच मिटल फैक्ट्री भेजे गए लगभग 7,000 कैदियों में से करीब 22,000 से 25,000 लोग फिर कभी बाहर नहीं निकल पाए। विडंबना ये है कि V2 रॉकेट से जितने लोग मरे, वो संख्या उन कैदियों की मौतों के आधे तक भी नहीं पहुंचती, जिन्हें इसे बनाने के लिए मारने पर मजबूर किया गया। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य में स्थित ये रहस्यमयी किला नाज़ी एसएस की पागलपन भरी हरकतों का गवाह रहा है। 1930 में एसएस प्रमुख हिमलर ने एक प्रतीकात्मक 100 साल के किराए के समझौते के तहत इस किले को अपने कब्जे में ले लिया और इसे एक तथाकथित ब्लैक होली ग्रेल कैसल में बदलने की कोशिश की। हिमलर एक कट्टर रहस्यवाद का दीवाना था। वो चाहता था कि एसएस के सदस्य आर्थर राजा की कथाओं में मौजूद राउंड टेबल नाइट्स की तरह प्रशिक्षित हों। इसी किले के भीतर उसने एक रहस्यमयी अनुष्ठान कक्ष बनवाया जिसका नाम था हॉल ऑफ द डेड। इसके अंदर एक विशाल गोल में रखी गई थी। इन पागल योजनाओं को पूरा करने के लिए हिमलर ने किले के पास ही नीदरहागन कंसंट्रेशन कैंप स्थापित किया। यहां लगभग 4,000 लोगों को कैद किया गया, जिनमें से आधे से अधिक लोग अमानवीय परिस्थितियों और अत्याचारों के कारण मरे गए। कैदियों को कई अजीब और सनकी निर्माण परियोजनाओं में झोंक दिया गया, जिनमें एक योजना ये भी थी कि पूरे घाटी क्षेत्र को डुबोकर एक पवित्र झील बनाई जाए। 1950 में जब मित्र सेनाएं नजदीक पहुंचने लगीं, तो हिमलर ने किले को जलकर नष्ट करने का आदेश दे दिया। आज ये प्राचीन किला एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जो नाज़ी एसएस के अपराधों को उजागर करता है। जर्मनी के बर्लिन शहर की जमीन के बहुत नीचे स्थित फ्यूहरर बंकर सिर्फ एक छिपने की जगह नहीं था, बल्कि नाज़ी शासन के आखिरी अध्याय का मंच भी था। हिटलर के आश्रयों में से एक के रूप में ये बंकर सबसे पहले 1936 में बनाया गया था। 16 जनवरी 1945 को हिटलर आधिकारिक रूप से इसी बंकर में रहने चला गया। शायद तब तक वो समझ चुका था कि जर्मनी धीरे धीरे पूरी तरह टूटने की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे युद्ध की स्थिति बिगड़ती गई, ये बंकर नाज़ीज़ का अंतिम किला बन गया। हिटलर और उसके सबसे करीबी साथियों ने यहीं अपने जीवन के सबसे कठिन दिन बिताए। हालांकि बंकर की हालत बेहद बदतर थी। हवा घुटान भरी, रोशनी मंद, दीवारें सीलन से भीगी हुई। फिर भी हिटलर एक विकृत किस्म की दिनचर्या बनाए रखता था। वो बड़ी सावधानी से अपनी वर्दी पहनता, दाढ़ी ठीक से बनाता, मनो अब भी वही सर्वशक्तिमान तनाशा हो। जब ऊपर मित्र देशों के वामवर्षक मंत्र रहे होते, तब भी वो पलटवार और युद्ध की दिशा बदल देने की कल्पना करता रहता। 29 अप्रैल 1950 को हिटलर ने बंकर के अंदर अपनी लंबे समय की साथी एवा ब्राउन के साथ एक जल्दबाजी में शादी कर ली। ये शादी बंकर के एक छोटे से कमरे में हुई और गवाह भी बहुत कम थे। ये एक प्रतीकात्मक रस्म थी और एक आखिरी विदाई भी। इसके 40 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि हिटलर और ब्राउन दोनों ने आत्महत्या कर ली। हिटलर ने पिस्तौल से अपनी जान ली, जबकि ब्राउन ने साइनाइड खा लिया। ताकि उनके शव मित्र सेनाओं के हाथ ना लगें, हिटलर के सहायकों ने दोनों के शव बंकर के बाहर बगीचे में ले जाकर उन पर पेट्रोल डाला और जला दिया। उन भड़कती लापतों में सिर्फ हिटलर की जिंदगी नहीं जाली, नाज़ीज का पागल सपना भी राख हो गया। हालांकि फ्यूहरर बंकर ने ऑशविट्स या डाचाऊ की तरह सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर नरसंहार नहीं किया, लेकिन ये अनगिनत अत्याचारों की योजना बनाने की जगह थी। इसी भूमिगत किले में हिटलर और उसके शीर्ष सैन्य अधिकारी यूरोप के यहूदियों, राजनीतिक विरोधियों
और अन्य गैर आर्या लोगों के खिलाफ अपराधों की साजिशें रखते रहे। कहा जा सकता है कि ये नाजी तनाशाही की आखिरी रक्षा रेखा भी था और उनके अपराधों का केंद्रीय अड्डा भी। युद्ध के बाद इस भयावह भूमिगत किले को तेजी से तोड़कर दबा दिया गया। कई वर्षों बाद, ताकि ये जगह चरमपंथियों के लिए पूजा स्थल न बन जाए, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सरकार ने इसे और भी सख्ती से साफ करवा दिया। आज वहां बस एक साधारण सा पार्किंग लॉट है। इस इतिहास का एकमात्र निशान है एक छोटा सा स्मृति पथ, जिस पर संक्षेप में ये कहानी लिखी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में मित्र देशों के हवाई हमले लगातार अधिक घातक और घने होते जा रहे थे, जिससे नाज़ी की जमीनी उत्पादन सुविधाएं बुरी तरह तबाह होने लगीं। युद्ध को जारी रखने के लिए हिटलर को तुरंत जरूरत थी कि वो महत्वपूर्ण हथियार उत्पादन लाइनों को कहीं अधिक छिपे हुए और सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करे। अगस्त 1943 में मित्तलबाउ डोरा भूमिगत कारखाने को आपात रूप से चालू किया गया। पहाड़ों के भीतर छिपा ये विशाल भूमिगत परिसर खास तौर पर नाज़ी के प्रतिशोधी हथियार V2 रॉकेट बनाने के लिए जिम्मेदार था। इस हाईटेक हथियार को बनाने के लिए नाज़ीज ने पूर्वी यूरोप और अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर कैदियों को पकड़ कर लाया, जिनमें यहूदी, राजनीतिक कैदी और युद्धबंदी शामिल थे। उन्हें जबरान इस भूमिगत कारखाने में भेजा गया, जहां उन्हें बेहद अमानवीय यातनाओं और भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। V2 रॉकेट का हर एक स्क्रू और हर एक पुर्जा कैदियों के खून, आंसुओं और कई बार उनकी जान की कीमत पर तैयार किया गया था। मित्तलबाउ डोरा पहुंचने वाले नए कैदियों को सीधे नम और बर्फ जैसे ठंडे सुरंगों में ठूंस दिया जाता था। वहां रहने के लिए कोई ढंग की व्यवस्था नहीं थी। वे पटड़ों पर सिकुड़कर आराम करने को मजबूर थे। ऐसे माहौल में कैदी रोजाना 14 घंटे काम करते थे। अत्यधिक शारीरिक श्रम और अमानवीय जीवन स्थितियों ने मौत को वहां की सामान्य घटना बना दिया था। दिसंबर 1943 में नाज़ी जर्मनी के शास्त्र मंत्री एल्बर्ट स्पीयर स्वयं मित्तलबाउ डोरा कारखाने का निरीक्षण करने आया। हालांकि उसने अपनी आंखों से कैदियों की लाशों के ढेर देखे, फिर भी उसने पत्र में संबंधित अधिकारियों की जमकर प्रशंसा की और इस जगह को यूरोप का अद्वितीय कारखाना कहा। उन भयावह दृश्यों के प्रति उसके भीतर कोई दया नहीं थी। उसकी नजर में सिर्फ नाज़ी के लिए उत्पादन क्षमता और दक्षता थी। अप्रैल 1950 में जब युद्ध समाप्ति के करीब था, नाज़ीज ने मित्तलबाउ डोरा को खाली करने का फैसला किया। उन्होंने जीवित बच्चे कैदियों को जबरान ठसाठस भरे मालवाहक डिब्बों में भर दिया या उन्हें क्रूर मौत की पदयात्रा पर चलने के लिए मजबूर किया। इन यात्राओं के दौरान भूख, अत्यधिक थकन और नाज़ी सैनिकों की बर्बरता के कारण हजारों कैदी रास्ते में ही मर गए। सबसे भयानक घटना ये थी कि सबूत मिटाने के लिए लगभग 1000 कैदियों को गर्दलेघेन में एक खलिहन के भीतर बंद कर जिंदा जला दिया गया। मित्तलबाउ डोरा एकाग्रता शिविर नाज़ीज के क्रूर शासन का सिर्फ एक उदाहरण नहीं था। ये इस बात को भी उजागर करता है कि इंसानी तकनीकी प्रगति और नैतिक पतन के बीच कितना दराना टकराव हो सकता है। ये भूमिगत कारखाना ऊपर से आधुनिक तकनीक की शानदार उपलब्धि जैसा दिखता था, लेकिन उसकी नींव अनगिनत जिंदगियों की कीमत पर रखी गई थी। V2 रॉकेट भले ही मानव इतिहास का पहला ऐसा यान माना जाए जो अंतरिक्ष तक पहुंचा, मगर उसके पीछे असंख्य खून और मौतें छिपी हुई थीं। इन नाज़ी एकाग्रता शिविरों का इतिहास हमें ये सिखाता है कि तकनीकी प्रगति का आधार मानवतावाद होना चाहिए, वरना
वो विनाशकारी औजार बन सकती है। हर एक एकाग्रता शिविर मानवता के लिए एक बेहद गहरी चेतावनी है, जो हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा तनशाही और नस्लीय भेदभाव के खतरों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, शांति को संजोना चाहिए और मानव गरिमा व स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। आज इन अंधकार में ऐतिहासिक अवशेषों में से अधिकतर को स्मारक संग्रहालयों में बदल दिया गया है। ये केवल उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं है जिन्होंने नाज़ी शासन के तहत अपनी जान गंवाई, बल्कि इससे भी अधिक इसलिए है कि आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक सबक को हमेशा याद रखें और ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी त्रासदियां दोबारा कभी न दोहराई जाएं। जैसा कि इतिहास हमें सिखाता है, विज्ञान और मानवतावाद के बीच की दूरी मानवता की पसंद और उसके मूल्यों पर निर्भर करती है। भविष्य की पीढ़ियों को इसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, ताकि तकनीक मानवता के लिए प्रगति का साधन बने, विनाश का नहीं।